हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज। और ये जो एमसीक्यूज है 100 एमसीक्यूज इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। और ये आपके यूजीसी नेट, केवीएस, एनवीएस, जीएसएसबी, जेकेएसएसबी, एनटीएडीयू, बिहार, राजस्थान, इसरो और पंजाब लाइब्रेरियन और इसके अलावा जितने भी और लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम होते हैं स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं ये आपके कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड आप जब करेंगे तो आपको लगेगा कि आपने जो पढ़ा है थ्योरेटिकल उससे थोड़ा सा हट के भी आपको दिखेगा। क्योंकि देखिए, जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है उसमें हम लोग पढ़ा देते हैं, चाहे कोई भी टीचर आपको थ्योरेटिकल अप्रोच बता देता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप थोड़ा सा आपको अपर लेवल या कहें तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में जो कि अनएक्सपेक्ट होता है उसको। तो वो सब क्वेश्चंस जो होते हैं आपको एमसीक्यूज में ही डिस्कशन करना चाहिए। वहाँ थ्योरेटिकल में अब वो क्वेश्चंस को लेकर रखना पड़ेगा और जब थ्योरेटिकल टॉपिक कराया जाए तो वहाँ पे भी बताया जा सकता है, लेकिन उस सबको हम लोग एमसीक्यूज में डिस्कशन करेंगे। तो आपके लिए थ्योरेटिकल और एमसीक्यू दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 100 क्वेश्चंस और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाइब्रेरी एकेडमी। और इसके अलावा आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिए। बहुत अफोर्डेबल फीस में हमने कोर्सेज को क्रिएट किया है। आपको अगर आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कंबाइन बैच चाहते हैं तो मैराथन जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टेट लेवल पे चाहते हैं तो स्टेट लेवल के सभी इंडिविजुअल कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे पंजाब लाइब्रेरियन, जेकेएसएसबी, डीएसएसबी, एनटीएडीयू और बिहार लाइब्रेरियन वगैरह के। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कशन करते हैं। देखिए, अगर आपके सिलेबस में हो सकता है कि कोई जेकेएसएसबी का हो, कोई डीएसएसबी का हो, स्टूडेंट कोई केवीएस का हो, तो हो सकता है कि जेकेएसएसबी में कोई ऐसे टॉपिक हो जो आपके सिलेबस में नहीं हो, लेकिन उसमें एमसीक्यूज में वो टॉपिक से एक दो क्वेश्चन हो। तो उसके लिए आपको पैनिक नहीं होना है, आप उसे पढ़ सकते हैं या आपकी मर्जी छोड़ भी सकते हैं। आपको रिलेटेड तो कहें तो लाइब्रेरी साइंस से ही है, लेकिन हो सकता है कि आपके सिलेबस में वो टॉपिक नहीं इंक्लूड किया हुआ है एग्जामिनर द्वारा, तो उस केस में आप पढ़ भी सकते हैं। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलेगा, तो आप पैनिक मत होइएगा। किसी भी आप एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सभी चीज़ें सीखना होगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, द स्टूडेंट, टीचर, रिसर्चर, स्कॉलर आर द यूज ऑफ, यानी कि छात्र, शिक्षक और अनुसंधान विद्वानों के उपयोगकर्ता हैं कौन से लाइब्रेरी के। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन से आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चंस का क्या भाव है, यानी कि क्या ये सेंस क्या बनता है। तो सेंस ये है कि द टीचर, स्टूडेंट, रिसर्चर, स्कॉलर आर द यूज ऑफ, यानी कि किस लाइब्रेरी का वो यूज करते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी लाइब्रेरी का यूज कर सकता है, लेकिन बेसिकली जो स्टूडेंट होते हैं, टीचर होते हैं, और स्टूडेंट जो होते हैं, स्कॉलर जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं, वो भी एक तरह के स्टूडेंट होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो ये सभी जो स्कूल लाइब्रेरी हो गया या विद्यालय लाइब्रेरी की हम लोग बात करते हैं हिंदी में, या आपका यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हुआ, वो सभी एकेडमिक लाइब्रेरी के अंदर में आता है। इसीलिए इसका आंसर एकेडमिक लाइब्रेरी होगा। और एकेडमिक लाइब्रेरी का यूज करते हैं स्टूडेंट, टीचर और रिसर्च स्कॉलर। पब्लिक लाइब्रेरी को हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ पीपल कहते हैं, यानी कि जनता का विश्वविद्यालय। और स्पेशल लाइब्रेरी, जैसे कि कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको स्पेशल कैटेगरी में डाला हुआ है और उसको स्पेशल लाइब्रेरी का दर्जा दिया हुआ है। गवर्नमेंट लाइब्रेरी में जो गवर्नमेंट, हालांकि देखिए एकेडमिक लाइब्रेरी भी गवर्नमेंट लाइब्रेरी ही एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि वो भारत सरकार की ही यूनिवर्सिटी होती है अगर हमारे कंट्री या किसी दूसरे कंट्री में बात करें। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट लाइब्रेरी का मेन मकसद है कि जहाँ पे स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, वैसी लाइब्रेरी जो गवर्नमेंट तो है लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, उनको हम लोग गवर्नमेंट लाइब्रेरी के तौर पर बोलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि लाइब्रेरी तो आपको तीन तरह का ही होते हैं, एक एकेडमिक लाइब्रेरी होता है, एक पब्लिक लाइब्रेरी होता है, एक स्पेशल लाइब्रेरी होता है, एक नेशनल लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है गवर्नमेंट लाइब्रेरी। तो गवर्नमेंट लाइब्रेरी क्या होती है? तो गवर्नमेंट लाइब्रेरी इन्हीं तीनों के पार्ट में आती है। तो स्पेशल लाइब्रेरी के अंदर ही गवर्नमेंट लाइब्रेरी आती है। गवर्नमेंट लाइब्रेरी का कोई टाइप नहीं होता है, लेकिन आप समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऐसी लाइब्रेरी है, मान लीजिए पार्लियामेंट की लाइब्रेरी है या राष्ट्रपति भवन की लाइब्रेरी है, तो वो भी एक तरह का स्पेशल लाइब्रेरी है जो वहाँ के एम्प्लॉय और वहाँ के मौजूद जो सांसद हैं या उसमें एम्प्लॉय काम कर रहे हैं संसद भवन में, उनके लिए है। तो वो स्पेशल लाइब्रेरी की कैटेगरी में आता है, जो कि ये गवर्नमेंट भारत सरकार की है। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोग्राफी इज, यानी रिप्रोग्राफी क्या है?
वेट कोपिंग प्रोसेस है, ड्राई कोपिंग प्रोसेस है। मतलब रिप्रोग्राफी में आपको रिप्रोग्राफिक सेक्शन हम लोग ने पढ़ा था लाइब्रेरी में। सेक्शन जब हम लोग देख रहे थे, जितने भी सेक्शन होते थे, एक्विजिशन सेक्शन, सर्कुलेशन सेक्शन, टेक्निकल सेक्शन, तो उसी में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सर्विसेज है लाइब्रेरी का, उसमें एक रेप्रोग्राफी सर्विस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जो लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। तो वहाँ पे ट्रांसलेशन की काम, फोटोकॉपी के काम होती है लाइब्रेरी में। अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए घर ले जाने के लिए, आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, तो वहाँ पे ये रिप्रोग्राफी सेक्शन में ये चीज़ें देख सकते हैं आप, और इसके सर्विस के अंडर में ये चीज़ें आती हैं। तो ड्राई कॉपी प्रोसेस यानी कि ऐसा तो नहीं ना कि आप वेट कॉपी प्रोसेस है, यानी कि वैसा तो नहीं है, और डीओ जो ग्राफिक प्रोसेस नहीं है, ये ड्राई कॉपी प्रोसेस को आप करेक्ट मानेंगे। नेक्स्ट है मेथड ऑफ रिप्रोग्राफी आर, यानी कि जो मेथड है रिप्रोग्राफी का वो क्या है, मैनुअल होता है, टेक्निकल प्रोसेस होता है, फोटोग्राफिक प्रोसेस होता है, ऑल ऑफ द एबव होता है। तो देखिए ये रिप्रोग्राफी में ऑल ऑफ द एबव होता है। और आपको मैं बता दूं कि एक तरह से मैनुअली जो इसमें ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखिए मेथड ऑफ रिप्रोग्राफी में 3 तरह के मेथड होते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला है फोटोग्राफिक प्रोसेस। तो फोटोग्राफिक मेथड में लाइट का यूज किया जाता है। जैसे कि आप देखे होंगे, जैसे मशीन देखते हैं ना आप, कहीं पे जाते हैं फोटोकॉपी कराने, तो वहाँ पे देखती है एक लेजर लाइट, एक लाइट निकलता है, और लाइट उसको जो भी वहाँ पे अपने आधार कार्ड अगर फोटोकॉपी करा रहे हैं तो वहाँ पे आधार कार्ड रखते हैं, एक लाइट निकलती है और वो उसको हूबहू एक फोटोकॉपी निकाल देती है। तो यहाँ पे फोटोग्राफी यानी लाइट का यूज किया जा रहा है। एक होता है थर्मोग्राफी, या लिख लीजिएगा आप, थर्मोग्राफिक, ठीक। इसमें क्या होता है, हीट सेंसेशन होता है। इसमें हीट सेंसेशन से ये काम किया जाता है। हीट सेंसेशन, ठीक, हीट सेंसेशन जो कि थर्मोग्राफी। और एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड, ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेथड में अगर आप कहेंगे तो ये चार्ज पे, मतलब कि प्लस माइनस जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, उस पे उसका यूज किया जाता है। तो ये जो मेथड है, ये फोटोग्राफिक प्रोसेस, ये एक तरह का मेथड है रिप्रोग्राफी का। लेकिन क्या ये मैनुअल प्रोसेस है या टेक्निकल प्रोसेस है, तो कहेंगे कि ये टेक्निकल प्रोसेस है एक तरह का। तो इसमें देखिए ऑल ऑफ द एबव आप जा सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो फोटोग्राफिक प्रोसेस ही होगा, क्योंकि हमारे पास जो 3 मेथड है उसमें से एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, और एक तरह का टेक्निकल प्रोसेस ही है। तो प्रोसेस की बात नहीं कर रहा है ये, हालांकि ये जो फोटोग्राफिक प्रोसेस लिखा गया है, एक तरह का मेथड भी लिखा जा सकता है। तो टेक्निकल मेथड है, ये मैनुअल मेथड है। तो एक तरह से कहें तो टेक्निकल मेथड ही है, इसमें टेक्निकली यूज किया जाता है, इसीलिए मैंने आपको डी ऑप्शन करेक्ट किया था। लेकिन आप बेस्ट ऑप्शन फोटोग्राफिक मेथड पे जा सकते हैं, इसी को आप करेक्ट मानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपको और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड होता है और आपका हीट थर्मोग्राफिक यानी हीट सेंसेशन का मेथड का यूज किया जा रहा है, तो आप ऑल ऑफ द एबव इसमें टिक करेंगे, अगर यहाँ पे ऑप्शन वो तीनों होता तो। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 4, पेरी कमिटी यूके वाज मिंट स्पेशली फॉर, यानी कि जो पेरी समिति था यूके का विशेष के लिए, किसके लिए था, मतलब किस लाइब्रेरी के अच्छा के लिए कमेटी बनाया गया था, मतलब कि उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उसकी सही करने के लिए। तब इसके लिए जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी थी उसके लिए पेरी कमेटी की स्थापना हुआ था। बस आपको ये जानना है कि पेरी कमेटी किसके लिए स्थापित हुआ था, कॉलेज लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, तो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए हुआ था। नेक्स्ट है सैडलर कमीशन वाज सेटअप इन व्हिच ईयर, यानी सैडलर कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो सैडलर कमीशन की स्थापना जो है 1917 में की गई थी, 1917 में स्थापना की गई थी। और ये जो सैडलर कमेटी था, ये बेसिकली इसलिए बनाए थे अंग्रेजों ने, ताकि हमारे देश में चल रहे सेकेंडरी और इंटरमीडिएट जो एजुकेशन है उसको कैसे हम कंट्रोल कर पाएँ, और उसको कंट्रोल के लिए बनाया गया था। और उसमें कलकत्ता यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की गई थी उसी के आसपास। तो इनको लग रहा था कि जो हमारे कंट्री में जो सेकेंडरी और छोटे, मतलब कि सेकेंडरी जो है, इंटरमीडिएट स्कूल हैं, वहाँ पे एक तरह के लोगों को डेवलप किया जा रहा है, एज ए नेशन के प्रति मतलब प्रेम भावना जागृत की जा रही है। तो उस समय उन्होंने एक ऐसा मतलब कि कंट्रोल लेना चाहा जिससे ये चीज़ें दबा दी जाए। तो ये एक तरह का उनका एजुकेशन पे बर्बाद करने का एक तरह का तरीका था अंग्रेजों का, ताकि आपके जो एजुकेशन पॉलिसी है, यानी आपके कंट्री में जो चल रही है वो ख़त्म हो जाए और अपना एजुकेशन पॉलिसी वो अप्लाई कर सकें। तो इसके लिए उन्होंने इस तरह का काम करते थे। नेक्स्ट है
रेफरेंस सर्विस इज ऑफ, यानी 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप। तो देखिए हम रेफरेंस सर्विस में आप एक लॉन्ग रेफरेंस सर्विस और रेडी रेफरेंस सर्विस, दो तरह के हम लोगों ने पढ़ा था। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है शॉर्ट रेंज सर्विस, या कहें तो जैसे हम लोगों ने लॉन्ग रेफरेंस सर्विस या शॉर्ट रेफरेंस सर्विस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उसी बात को ये कह रहा है कि शॉर्ट रेंज सर्विस एंड द लॉन्ग रेंज सर्विस आर टू टाइप्स, यानी कि ये किसके प्रकार हैं, तो ये रेफरेंस सर्विसेज के प्रकार हैं। तो यहाँ पे देखिए रेफरेंस शब्द का यूज नहीं किया गया है, ठीक है। शॉर्ट रेंज सर्विस, लॉन्ग रेंज सर्विस जो है एक तरह का ये रेफरेंस सर्विस का ही पार्ट है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हम लोगों ने रेफरेंस सर्विस के बारे में पढ़ा था। तो रेफरेंस सर्विस में हम लोगों ने देखा था लॉन्ग रेफरेंस सर्विस, शॉर्ट रेफरेंस सर्विस। लॉन्ग रेफरेंस सर्विस में हम हाफ आवर से अधिक में उनका जवाब दे पाते हैं। शॉर्ट में हम 5 मिनट तक या 30 मिनट के अंदर हम जवाब देना चाहते हैं, एवरेजन 5 मिनट में हम देना चाहते हैं, तो वो शॉर्ट रेफरेंस सर्विस कहा जाता है। तो लाइब्रेरी में जो रेफरेंस सर्विस प्रोवाइड की जाती है, रेफरेंस जो आपके पास रेफरेंस सोर्सेस होते हैं उसको लाइब्रेरी के बाहर ले जाने की इजाज़त नहीं होती है, आप लाइब्रेरी में ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। तो देखिए क्वेश्चंस का लैंग्वेज क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो उस चीज़ को लेकर आपको तैयार रहना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस बैंक है। जैसे कि कुछ इंग्लिश के एग्जाम हुए हैं, इंग्लिश बेस्ड, मतलब कि ये जो एग्जाम पेपर है जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ये पेपर इंग्लिश के ऊपर आए हुए एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है ये, यानी इंग्लिश में पूछा गया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इंग्लिश पे नहीं है। लेकिन ये देखेंगे आप कि सभी इंग्लिश के टॉपिक ही इन्होंने कवर किया है, मतलब कि इंग्लिश का कुछ टच ही नहीं किया है। तो यही मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका ये जो पोर्शन है जो हम लोगों ने पढ़ा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो थ्योरेटिकल में हमने पढ़ा है, और आप देखेंगे आप सारा क्वेश्चन आप इसी से बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट इज अ, बजट क्या है, एक मैकेनिकल डिवाइस है, फाइनेंशियल मेथड है, सेंट्रल डिवाइस है, ऑल ऑफ द एबव है। देखिए एक तरह का फाइनेंशियल मेथड है। बजट जो है फाइनेंशियली हम लोग फाइनेंस मतलब एक तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं कि मतलब कि हमारा बजट जो नेक्स्ट ईयर के लिए और प्रीवियस ईयर में क्या हुआ उसके अकॉर्डिंग हम लोग नेक्स्ट ईयर का कल्पना करते हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए। तो एक तरह की फाइनेंशियल मेथड है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज फिनिश इन अ वेरी शॉर्ट टाइम इन अ मोमेंट इज पॉसिबल, यानी कि किस मतलब निम्नलिखित में सेवा बहुत कम समय में समाप्त हो जाती है, यानी कौन सी रेफरेंस सर्विसेज हैं। इसमें देखिए सर्विसेज मतलब कि दिया गया है और बोला गया है कि कौन सी ऐसी सर्विसेज है जो कि शॉर्ट टाइम में फिनिश होती है। तो लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, रेडी रेफरेंस सर्विस, जिसको हम लोग शॉर्ट रेफरेंस सर्विस बोल रहे थे लोग, शॉर्ट या रेडी रेफरेंस सर्विस, ये रेडीमेड आंसर होता है। जैसे आपने लाइब्रेरियन के पास गए और बोले कि क्या इस समय आपके पास ये बुक है, तो उन्होंने कहा नहीं है, 1 सेकंड में आंसर मिल गया। फिर आप गए बोले कि आप बताइए कि जो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, मुझे उसकी बुक चाहिए, तो वो कहेगा सिर्फ आपको यही जानना है, तो हाँ, तो उसके आने 1917 वो उसको पता है, वो बता दिया आपको। तो 1 सेकंड में आपको क्या हुआ, क्यूरी आपको कंप्लीट हो गई। अगर आप और भी डिटेल में जाना चाहते हैं तो आपको वो तुरंत बुक दे देगा, आपको 5 मिनट में आप लगेगा, आप ढूंढ लेंगे इंडेक्सिंग से और आप उस चीज़ को पता लगा लेंगे जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये क्या होता है, रेडी रेफरेंस सर्विस। तो रेडी रेफरेंस सर्विस में बेसिकली क्या किया जाता है कि तुरंत से तुरंत जवाब देने की कोशिश की जाती है, या जो भी वो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है यूजर उसको तुरंत हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये शॉर्ट टाइम में सेवा दी जाती है। तो आपको बी जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा 9 नंबर क्वेश्चन का। लेकिन अगर आप यही चीज़ कहेंगे कि यूजर एजुकेशन में भी, तो यूजर एजुकेशन में सिखाने में, वीडियोग्राफिक उसको दिखाने में, उसको हर की इंडिकेशन बताने में कि ऐसा होता है वैसा होता है, उसको पढ़ाना एक तरह से भी टाइम लगेगा। लॉन्ग से तो आपको टाइम लगेगा ही। इनिशिएशन यानी कि शुरुआती करना, तो ये कुछ ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांसलेशन डज नॉट हेल्प टू ओवरकम, यानी अनुवाद उबरने में मदद नहीं मिलती है। अनुवाद से मतलब अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें आपको मदद नहीं मिलती है। किस काम में, क्या कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाता है या नहीं होता है, यानी डज नॉट पूछा गया है। तो देखिए कम्युनिकेशन जो गैप है, अगर आपके और हमारे बीच की बात की जाए, अगर आपका लैंग्वेज फ्रेंच है और मेरा लैंग्वेज अगर हिंदी है, तो मैं आपसे कुछ भी बोलूँगा, आप
कुछ भी बोलेंगे मुझसे तो हम लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर ट्रांसलेशन के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं तो यानी ट्रांसलेशन हमें हेल्प करता है कम्युनिकेशन गैप को दूर करने में। तो यानी डज नॉट पूछा गया तो यानी ऑप्शन ये आंसर सही नहीं होगा। यानी कि पूछा गया ट्रांसलेशन डज नॉट हेल्प टू, यानी ट्रांसलेशन तो हेल्प कर रहा है हमें कम्युनिकेशन गैप को खत्म करने में, तो ये बिल्कुल आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है लैंग्वेज बैरियर। तो जो हमारे बीच में और आपके बीच में लैंग्वेज का बैरियर आ रहा है, अगर एक डॉक्यूमेंट यानी एक रिसोर्सेज अगर किसी दूसरे लैंग्वेज में है और उसको दूसरे लैंग्वेज में अगर आपको चाहिए और आपने ट्रांसलेशन के हेल्प से उसको दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया तो आपको हेल्प मिलेगा, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है स्कैटरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेजों की स्कैटरिंग मतलब होता है फैलाव, यानी कि जो आपके पास रिसोर्सेस है डॉक्यूमेंट है अगर उसको दूसरे लैंग्वेज में अगर आपने ट्रांसलेट किया तो उसका फैलाव होगा, बिल्कुल होगा। अगर फ्रेंच में है या इंग्लिश में है, अगर हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं उसको तो हिंदी के जो रीडर हैं, हिंदी के राइटर हैं, मतलब कि जो लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं हिंदी और पढ़ सकते हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आपका जो सी नंबर ऑप्शन है इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, यही आंसर गलत होगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। एंड डज नॉट ओवरकम, यानी कि जो ट्रांसलेशन है इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन को उबरने से मदद नहीं करेगा, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन का एक्सप्लोजन हो रहा है, सूचना का विस्फोट हो रहा है, उसमें ट्रांसलेशन जो है कोई हेल्प नहीं करेगा, वो तो होएगा ही, मतलब कि वो तो होते रहेगा, लोग रिसर्च करते रहेंगे, लोग अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे, नई नई इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, नया जनरेशन के लिए नई इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, तो ये चीज़ें आपको डे बाय डे इंक्लूड होते चला जाएगा। तो ट्रांसलेशन जो है इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन को कोई भी ओवरकम नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रंगनाथन व्हाट इज अ रेफरेंस सर्विस, यानी रंगनाथन के अनुसार संदर्भ सेवा क्या है। देखिए जो रेफरेंस सर्विस है उसमें रंगनाथन जी ने एक स्टेटमेंट दिया था और ये स्टेटमेंट मैंने रेफरेंस सर्विस पढ़ाते समय भी बोला था और देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि दिस इज द पर्सनल सर्विस, यानी कि 11 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि जो रेफरेंस सर्विस है वो पर्सनल सर्विस है, यानी कि पर्सनली हम उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने यूजर, अपने रीडर को किसी भी लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन सेंटर में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द रेफरेंस सर्विस वाज ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर व्हाट काइंड ऑफ लाइब्रेरी, यानी कि जो आपका रेफरेंस सर्विस है वो मूल रूप से किस तरह के पुस्तकालयों के लिए विकसित की गई थी। तो देखिए दरअसल ये पब्लिक लाइब्रेरी के लिए विकसित की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट आंसर होगा 12 का। और मैं आपको बता दूं कि ये फ्री पब्लिक लाइब्रेरी इन मैसेच्यूसेट्स, एक लाइब्रेरी था जिसका नाम था फ्री पब्लिक लाइब्रेरी इन मैसेच्यूसेट्स। मैसेच्यूसेट्स इज अ स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वहाँ पे ये कंसेप्ट आया था इनिशियली, बाद में ये पूरे वर्ल्ड में चली गई और धीरे धीरे एकेडमिक लाइब्रेरी, रिसर्च जो लाइब्रेरी है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, यहाँ पे आपको ये एकेडमिक लाइब्रेरी का ही पार्ट होती है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो आप कह सकते हैं कि एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी सभी जगह रेफरेंस सर्विस का यूज होने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूजीसी, यानी जो यूजीसी है वो किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है, यानी किस टाइप के संगठन है। तो गवर्नमेंट है, ऑटोनोमस है, सेमी गवर्नमेंट है या लिमिटेड है, तो कहिएगा गवर्नमेंट है। देखिए जो आप कह सकते हैं ये बेसिकली 1956 में जो भारत का पार्लियामेंट है यानी कि इंडियन पार्लियामेंट, उसने स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का एक दर्जा दिया, यानी स्टैट्यूटरी इसको दर्जा मिला हुआ है। तो ये जिसको भी दर्जा मिल जाता है वो एक तरह का गवर्नमेंट बॉडी होता है। ऑटोनोमस बॉडी मतलब कि स्वयं की संस्था, सेमी गवर्नमेंट मतलब कि पीपीटी मॉडल, ट्रिपल पी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो ट्रिपल पी मॉडल पे काम नहीं करता है यूजीसी। और लिमिटेड मतलब होता है कोई प्राइवेट मतलब कि लिमिटेड है ये, तो वैसा नहीं है, गवर्नमेंट बॉडी है। तो ऑप्शन नंबर ए। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर, कोठारी कमीशन, मंडालियर कमीशन एंड राधा कृष्णन कमीशन हैव सबमिटेड देयर रिकमेंडेशन फॉर द डेवलप ऑफ, मतलब ये तीनों जो कमीशन का गठन किया गया था ये क्या रिकमेंड किए थे। बेसिकली इन लोगों ने लाइब्रेरी के बेहतर के लिए काम किया था और ये था एकेडमिक लाइब्रेरी के लिए। यानी कि आपको पता है कि जब राधा कृष्णन कमीशन बना था उस समय 1948 में, तो आपको पता होगा कि उसके बाद इसी को बाद में जाके ये कैसे, आपको पता है 6.5 रुपये और 300 टीचरों के लिए ये सब उन्होंने रिकमेंड किया था कि आपको लाइब्रेरी, एकेडमिक जो लाइब्रेरी है उसको बेहतर बनाने के लिए उन्होंने बताया था। कोठारी कमीशन ने भी बताया था और मोलिडियर कमीशन भी बताया था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूजीसी हैज रिकमेंडेड दैट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरी शुड स्पेंड Rs 13 रुपी पर स्टूडेंट एंड द टीचर
यानी कि जो यूजीसी है वो रिकमेंड करता है यूनिवर्सिटी को कि आप अपने यहाँ लाइब्रेरी में पर स्टूडेंट 13 रुपये खर्चा कीजिए, और टीचरों के लिए कितना पर टीचर आपको खर्चा करने की ज़रूरत है लाइब्रेरी के लिए, मतलब जो बजट आप बनाएंगे तो उसमें पर स्टूडेंट 13 रुपया के ध्यान में रखते हुए अपना बजट तैयार करेंगे। और आप उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि टीचरों के लिए कितना आपको पैसे पर टीचर खर्चा करने के लिए बजट बनानी चाहिए, तो 300, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरोक्स इज द नेम ऑफ द। तो देखिए हम लोग जीरोक्स कराते हैं, हम लोग बार बार बोलते हैं कि हमें जीरोक्स कराना है किसी भी डॉक्यूमेंट का, तो बेसिकली एक जीरोक्स कॉर्पोरेशन एक कंपनी है, और जीरोक्स कॉर्पोरेशन जो है ये एक कंपनी है, और वो कंपनी के नाम से ही उसने शुरू में जीरोक्स किया था, तो इसलिए हम लोग जीरोक्स 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 कहते चले आए। तो ऐसा लगता है कि इट द प्रोसेस ऑफ द कॉपिंग डॉक्यूमेंट, लेकिन दिस इज द नेम ऑफ द कंपनी, जीरोक्स इज द नेम ऑफ कंपनी, और आफ्टर दैट जीरोक्स इज कन्वर्टेड नेम चेंजेस एंड देन न्यू नेम इज जीरोक्स कॉर्पोरेशन। यानी कि जो जीरोक्स का शुरू में तो नाम जीरोक्स था, लेकिन बाद में इसका नाम जीरोक्स कॉर्पोरेशन रखा गया, और अभी जो जीरोक्स कॉर्पोरेशन के नाम से ही चलता है, तो इट इज अ कंपनी नाम, यानी नेम ऑफ द कंपनी। जीरोक्स इज द नेम ऑफ कंपनी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जीरोक्सोग्राफी प्लेन पेपर कॉपी जो होता है प्रोसेस, वो ये काम करता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी आर अमंग द फ्लोइंग, यानी विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों के लिए वित्तीय संसाधन निम्नलिखित में से है कौन आपको प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन से पूछा गया है कि फाइनेंशियल रिसोर्स फॉर द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी आर अमंग द फ्लोइंग। तो यूनिवर्सिटी बजट, बिल्कुल यूनिवर्सिटी बजट भी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देता है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को। यूजीसी ग्रांट, बिल्कुल ग्रांट यूजीसी भी प्रोवाइड करता है, एंड ग्रांट बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी अनुदान, यानी ग्रांट मतलब होता है अनुदान, यानी राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्रोवाइड किया जाता है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी 17 का करेक्ट आंसर डी होगा, यानी ये सभी फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को। नेक्स्ट है रंगनाथन स्टाफ फार्मूला। देखिए स्टाफ के बारे में हम लोगों को सिलेबस में जो स्टेट लेवल के हैं काफ़ी कम जगह सिलेबस में देखने को मिलता है, लेकिन अगर जो सभी सिलेबस कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे पंजाब लाइब्रेरियन और आपके बिहार, या आप बोला जाए कि डीएसएसबी, एनटीएडीयू, ये सब एग्जाम जितने भी होने वाले हैं उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो कुछ टॉपिक जो एक्स्ट्रा बचेंगे उसको भी कराने की कोशिश किया जाएगा, ताकि आपको ओवरऑल कहीं से भी क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। देखिए रंगनाथन स्टाफ फार्मूला P/500 बिलोंग इन टू विच डिपार्टमेंट या विच सेक्शंस, या डिपार्टमेंट की जगह सेक्शन भी पूछा जा सकता है, यानी रंगनाथन का स्टाफ फार्मूला P/500 किस विभाग से संबंधित है। तो देखिए उन्होंने कुछ फार्मूला बताया था स्टाफ के लिए, जिसमें उन्होंने बताया था कि इतने हज़ार बुक के लिए एक एम्प्लॉय रहना चाहिए, टेक्निकल में कितने हमारे पास अगर यूजर हैं तो हमारे पास सर्कुलेशन डिपार्टमेंट में कितने लोग होने चाहिए, उसके लिए उन्होंने कुछ फार्मूला दिया है। वही फार्मूला की यहाँ पे बात की जा रही है। तो देखिए P/500 है, यानी कि ये P जो डिनोट करता है पर्सन को डिनोट करता है, यानी एक, तो ये जो P/500 का जो फार्मूला है इन्होंने दिया था बेसिकली पेरियोडिकल सेक्शन का, यानी कि 500 पेरियोडिकल सेक्शन है, उस पर एक पर्सन होना चाहिए। आप समझ गए, P फॉर पेरियोडिकल्स बाई 500, यानी कि जो P बाई पर्सन कह सकते हैं। तो जो पर्सन है वो एक पर्सन कितने के लिए 500 पेरियोडिकल्स, यानी पेरियोडिकल्स वो होते हैं जैसे मैगजीन हो गया, पेपर हो गया, वो सब। तो 500 अगर किसी लाइब्रेरी में है तो उसके लिए एक एम्प्लॉय की जरूरत है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है। और कुछ मैं आपको बता देता हूँ, देखिए सर्कुलेशन सेक्शन के लिए भी उन्होंने कुछ फार्मूला बताया है। सर्कुलेशन सेक्शन के लिए उन्होंने कहा कि 1500 आवर एक एम्प्लॉय एक ईयर में काम करना चाहिए, यानी पर ईयर में काम करना चाहिए, यानी कि कोई भी एम्प्लॉय है वो 1500 आवर काम करेगा एक, मतलब कि एक ईयर में, इंटायर ईयर में। और G/15 का उन्होंने फार्मूला दिया था। इसका मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। G/1500 इसका क्या मतलब हुआ। देखिए अगर किसी लाइब्रेरी में एक काउंटर है, यानी एक गेट काउंटर है, G से गेट काउंटर कहा जाता है, तो अगर एक गेट काउंटर है तो वहाँ पे आपको 1500 से डिवाइड करना है, और जितना आपके पास गेट काउंटर है उतना जितना भी आपके पास गेट है, मतलब कि गेट काउंटर है, सर्कुलेशन सेक्शन में जितना काउंटर है उसमें कितना वर्किंग आवर है टोटल पूरे इंटायर ईयर में, और जितने वर्किंग आवर हैं उनको कैलकुलेट कीजिए, ऐड कीजिए सबको। अगर 5 अगर काउंटर है तो 5 को
अगर डेली 6 आवर काम चल रही है लाइब्रेरी में आपकी, तो 6 आवर को डेली बेसिस पे आप पूरे ईयर का निकालिए। फिर 5 अगर आपके पास काउंटर है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। टोटल जो आवर आया उसको 1500 से डिवाइड कीजिए, और डिवाइड करने के बाद जो संख्या आएगी उतना आपको स्टाफ होना चाहिए सर्कुलेशन सेक्शन में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और कोशिश करता हूँ बताने को। देखिए जो जी है वो काउंटर, अगर मान लीजिए किसी लाइब्रेरी में आपके पास 2 काउंटर हैं किसी भी लाइब्रेरी में सर्कुलेशन सेक्शन में, तो 2 काउंटर है, इसका मतलब डेली 6 आवर वर्क होती है, और आपको 365 दिन मान लीजिए पूरे सालों भर खुलती है, तो 365 दिन या 362 दिन मैक्सिमम लाइब्रेरी खुलती है, आपको पता होगा। तो मान लीजिए 3 आपके पास काउंटर हैं और आपको 365 दिन ओपन होती है, और डेली 6 आवर के हिसाब से खुलती है, और कितने गेट है, 3 है, 365 दिन खुलते हैं, डेली 6 आवर वर्क होती है। तो अब आपको क्या करना है, इसको 1500 से डिवाइड कर देना है, और टोटल जितने भी संख्या आएगा उतना आपके पास एम्प्लॉय का। तो ये जो फार्मूला है सिर्फ सर्कुलेशन सेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ। अभी तो ये P/1500 ये तो आपका ये हो गया आपका पेरिडिकल सेक्शन का। तो देखिए जो स्टाफिंग में पढ़ाया हूँ वहाँ पे ये सब चीज़ें मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट है मेंटेनेंस सेक्शन। तो देखिए मेंटेनेंस सेक्शन के लिए अगर बात की जाए तो मेंटेनेंस सेक्शन में कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत है, A/3000, यानी 3000 जो है वॉल्यूम है, यानी कि कितने बुक है। तो ये टोटल आपके पास जितना बुक है, ये जो है टोटल वॉल्यूम है, तो कितना बुक है, जितना भी आपके पास बुक है उसको 3000 से डिवाइड कर दीजिए। जितना संख्या आया उतना आपको स्टाफ रखने की जरूरत है मेंटेनेंस सेक्शन में, यानी कि पर स्टाफ जो है 3000। अगर आपके लाइब्रेरी में बुक 3000 है तो उसमें एक स्टाफ होना चाहिए मेंटेनेंस सेक्शन में। तो आपके पास 5 लाख है तो 5 लाख को डिवाइड कीजिए। अगर मान लीजिए 5 लाख है आपके पास बुक, और उसको आप 3000 से डिवाइड कर दीजिए, और ये 3 ऐसे कैंसिल करिए, और आपको यहाँ से डिवाइड करना होगा 1, यानी 166 आपको एम्प्लॉय की ज़रूरत है मेंटेनेंस सेक्शन में, अगर आपके लाइब्रेरी में 5 लाख बुक है तो ये आप समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर देखते हैं कि मतलब कि यहाँ पे तो 500 पीरियडिकल्स के लिए एक हो गया, तो पीरियडिकल सेक्शन हो गया। कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन के लिए बात की जाए, कैटलॉगिंग यानी CC एंड CCC के लिए मतलब कैटलॉगिंग या क्लासिफिकेशन की मैं बात करूँ तो इसके लिए देखिए A+40D बाई टोटल 2000, यानी 2000 से डिवाइड करना है आपको। और D जो है ये पीरियडिकल की संख्या है, ये जो है ये नंबर ऑफ वॉल्यूम है, यानी कि सीरियल्स यानी बुक की संख्या है। तो जितने भी बुक है लाइब्रेरी में वो, और जितने भी पीरियडिकल है वो, उनको 40 से मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल एडिशन कीजिए, 2000 से डिवाइड कर दीजिए, और जितने भी संख्या आएंगे वो टोटल एम्प्लॉय की संख्या होगी। यानी कि आपके लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन और सर्कुलेशन सेक्शन में कितने स्टाफ की ज़रूरत है वो ये फार्मूला तय करेगा। तो आप देखेंगे कि आपको रंगनाथन जी ने काफ़ी डेवलपमेंट किया है, मतलब लाइब्रेरी के फील्ड में उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। तो एक छोटी छोटी बात को लेकर भी उन्होंने सब चीज़ के लिए रूल बना के चले गए हैं। हालांकि ये फ्लो नहीं होती है, इतना अगर फ्लो हो जाए तो लाइब्रेरी में वैकेंसी का बाढ़ आ जाएगी, लेकिन नहीं होती है। ठीक, तो आप 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर पीरियडिकल्स है, लेकिन मैंने आपको सभी चीज़ों के लिए बताया। टेक्निकल सेक्शन में ही आता है क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। तो टेक्निकल सेक्शन का ये बता दिया आपको, सर्कुलेशन सेक्शन बता दिया, मेंटेनेंस सेक्शन बता दिया। तो आई थिंक आपको ये नोट कर लिए होंगे, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है। हो सके आपको नहीं मिले बुक में तो आप अपने से नोट्स बना लीजिएगा इसका, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, When the UGC was established। देखिए UGC की स्थापना कब हुई, तो 1956 में इसकी स्थापना तो हुई पार्लियामेंट द्वारा, लेकिन उसकी स्थापना 1953 में हो चुकी थी। लेकिन पार्लियामेंट ने इसको मतलब एक तरह से वैधानिक दर्जा दे दिया, वो आपको 1956 के एक्ट के तहत दिया। तो अगर 1956 अगर आपके ऑप्शन में नहीं है तो 1953 आप करेक्ट करके आएंगे हमेशा। तो देखिए यही मैं आपको इनोग्रेट मतलब 1953 में इनोग्रेट कर दिया गया था, इसका उद्घाटन कर दिया गया था UGC का। लेकिन इसको पार्लियामेंट ने 1956 में जाके इसको एज ए एक्ट के तहत इसको दर्जा दिया। 1956 एक्ट आपको बार बार देखते होंगे आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे भी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन एग्जामिनर जो है किस लैंग्वेज में पूछता है, क्या उसका मोटिव है, इस बात को समझना होता है। हम लोग सिर्फ 1953 का जिक्र किया था, मैं UGC पढ़ाया था, तो 1953 में इसका इनोग्रेशन हुआ था, लेकिन 1956 में इसकी स्थापना मतलब कि पार्लियामेंट ने इसको पास किया था संसद भवन से। तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे डेवलप हो जाती है, धीरे धीरे सुन के पढ़ के। देखिए उसके बाद रंगनाथन स्टाफ फार्मूला
3000 बिलोंग टू विच डिपार्टमेंट। तो मैंने अभी आपको बताया कि रंगनाथन स्टाफ फार्मूला A/3000 किस विभाग का है। तो अभी हमने सभी फार्मूला के बारे में जिक्र किया है। तो यहाँ पे मेंटेनेंस सेक्शन के लिए है, तो ये मेंटेनेंस सेक्शन के लिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, टाइप ऑफ लाइब्रेरी कमेटी। कितने तरह के लाइब्रेरी कमेटी होती है। तो देखिए एडहॉक कमेटी भी होती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, और ए एंड बी बोथ ऑप्शन है, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं इसके अलावा भी लाइब्रेरी कमेटी कुछ होती है, जैसे एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। उसके बाद रिपोर्टिंग कमेटी होती है, रिपोर्टिंग जो कि प्रीवियस ईयर में बजट का क्या हुआ, क्या कहाँ पे क्या चीज़ें डेवलप हुई क्या नहीं हुई उसको लेकर रिपोर्ट करती है। रिकमेंडेड कमेटी होती है, एडॉक कमेटी होती है, सेल्फ कमेटी होती है, नॉमिनेटेड कमेटी होती है, इलेक्टेड कमेटी होती है, यानी उसको मतलब कि इलेक्ट किया मतलब इलेक्शन करके उसको मतलब चुना जाता है उनको। तो इस तरह की कमेटी होती है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, तो दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, टाइप ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी इज। तो कितने तरह का एकेडमिक लाइब्रेरी होती है। तो मैंने आपको बताया था एकेडमिक लाइब्रेरी जब हम लोग पढ़ रहे थे कि एकेडमिक लाइब्रेरी स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ये सभी एकेडमिक लाइब्रेरी का अंदर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, फंक्शन ऑफ स्टाफिंग आर, यानी कि स्टाफ का क्या मतलब कार्य है, स्टाफिंग का क्या कार्य है। मैन पावर प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, ए एंड बी दोनों। देखिए 23 का अगर देखें तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि देखिए स्टाफिंग करने का मतलब है कि मैन पावर प्लानिंग करना कि कितने हमारे पास लोग होंगे, जॉब एनालिसिस करना कि जो जॉब है उनमें क्या क्या मतलब कि रिक्वायरमेंट है, कैसे लोग चाहिए हमें, तो वो दोनों आ जाते हैं 23 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इज द रिपोर्ट इन विच ईयर कोठारी कमीशन सबमिट, यानी कोठारी कमीशन ने कब रिपोर्ट अपना सबमिट किया था। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी 1966 में कोठारी कमीशन ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया। ये बेसिकली 1964 में इसकी मतलब कि इसकी कोठारी कमीशन का बनाया गया था, और इन्होंने 1966 में इन्होंने रिपोर्ट पेश किया था। और बेसिकली इसे नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, नेशनल एजुकेशन कमीशन। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं नेशनल एजुकेशन कमीशन। और ये बेसिकली इसलिए किया गया था, मतलब इसका वर्क क्या था, तो बेसिकली इसका वर्क था कि पॉलिसी बनाना ताकि इंडिया में एजुकेशन का डेवलपमेंट हो सके, और इसलिए ये कोठारी कमीशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसीजर इज। क्या है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसीजर, यानी कि क्या प्रोसीजर। प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट, बिल्कुल हम प्लानिंग करेंगे, रिक्रूटमेंट का अंदर ही आता है। एप्लीकेशन फॉर्म, बिल्कुल। रिक्रूटमेंट, बिल्कुल। ऑल ऑफ देम, बिल्कुल। तो देखिए एक क्वेश्चन और बनते हैं यहाँ से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि एक क्वेश्चन और बनता है कि रिक्रूटमेंट इज, तो रिक्रूटमेंट इज का मतलब होता है कि राइट सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, यानी कि सही व्यक्ति को चुनाव करना ही रिक्रूटमेंट कहलाता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कैसे ये घुमा देता है एग्जामिनर, वहाँ पे क्या पूछा जाता है कि रिक्रूटमेंट इज, तो रिक्रूटमेंट क्या है। तो यहाँ पूछा जाता है कि रिक्रूटमेंट में सब कुछ आते हैं, जैसे कि प्लानिंग आना, एप्लीकेशन फॉर्म आना, और उसका रिक्रूटमेंट करना। तो ये जब आपको 4 ऑप्शन हो और एक 3 ऑप्शन हो और चौथा ऑप्शन हो सिलेक्शन ऑफ राइट कैंडिडेट, तो आपको लगेगा कि ये चारों आंसर करेक्ट होगा, लेकिन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर भी पूछा गया है कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसीजर ही। तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसीजर में ये सभी चीज़ आती है कि सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है, फिर एग्जाम देना होता है। आप जब भी कोई भी नौकरी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये सब प्रक्रिया से गुजरते हैं। तो यहाँ पे कि अगर पूछा जाए कि रिक्रूटमेंट ही, तो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि राइट कैंडिडेट को सिलेक्शन करना, यानी कि आप जिस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाल रहे हैं उसके लिए योग्य व्यक्ति का चयन करना ही रिक्रूटमेंट कहलाता है। और उसमें ऑप्शन भी ऐसे होते हैं, ऑल ऑफ दीज भी होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया, यूजीसी नेट ने कई बार पूछा है, केवीएस ने भी पूछा है, काफी ये पॉपुलर क्वेश्चन है। मैं ऑप्शन लिखता हूँ आपको, जैसे मैंने लिख दिया रिक्रूटमेंट इज, यहीं पे ये क्वेश्चन मान लीजिए, और ऑप्शन ये चारों रहे, ठीक, और ऑल ऑफ देम भी रहे, और एक ई ऑप्शन भी रहे कि सिलेक्शन ऑफ राइट कैंडिडेट, तो आपको ऑल ऑफ देम आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा अगर ये नहीं होता तो देखिए क्वेश्चंस का भावनाओं को समझिएगा। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि सही कैंडिडेट का चुनाव करना, लेकिन सिलेक्शन प्रोसीजर में ये सब आता है, प्लानिंग करना, रिक्रूटमेंट का एप्लीकेशन फॉर्म करना, रिक्रूटमेंट करना, इंटरव्यू लेना, ये सभी सिलेक्शन प्रोसीजर में आता है। लेकिन रिक्रूटमेंट का मीनिंग होता है कि सिलेक्शन ऑफ राइट कैंडिडेट। आप इस बात का ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26,
हु रिकमेंड द 6.5% ऑफ यूनिवर्सिटी बजट वुड बी रेस्पॉन्सिबल एक्सपेंडिचर ऑन लाइब्रेरी, यानी कि किसने ये रिकमेंड किया था, किसने ये सिफारिश किया था कि विश्वविद्यालय के बजट के 6.5% जो होगा मतलब कि टोटल बजट का 6.5% जो होगा वो टोटली पुस्तकालय पर खर्चा किया जाएगा। ये कौन सी कमिटी ने इस चीज़ को रिकमेंड किया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो राधाकृष्णन कमेटी इन्होंने ही ये चीज़ों का रिकमेंड किया था कि 6.5% जो होगा बजट का वो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी पे खर्चा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, द लाइब्रेरी बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर व्हिच ईयर। लाइब्रेरी बजट हम किस ईयर के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो याद रखिएगा बजट इज प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड द रिपोर्टिंग इज प्रिपेयर फॉर द प्रीवियस ईयर, यानी रिपोर्टिंग हमेशा हम बीते हुए ईयर के लिए करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, लेकिन बजट जो होता है नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग करते हैं। यानी कि कह सके कि आने वाला जो साल है आज के बाद उनके लिए हम रिपोर्टिंग करेंगे, और लास्ट जो बीत गया ईयर उसके लिए हम बजट करेंगे आने वाले ईयर के लिए, और जो बीत गया ईयर उसके हम रिपोर्टिंग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, विच कमेटी। ये सभी चीज़ें मैंने थ्योरेटिकल में पढ़ाया हुआ है, आप जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ 80% चीज़ें आपको ऐसे ही क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमेटी रिकमेंडेड 6.5% यूनिवर्सिटी बजट फॉर इस लाइब्रेरी। देखिए क्वेश्चन से रिपीट हो गया है, तो आपको पता है राधाकृष्णन कमेटी, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइब्रेरी बजट प्रिपेयर विदाउट कंसिडरेशन द प्रीवियस ईयर बजट। देखिए जो लोग भी लाइब्रेरी मैनेजमेंट पढ़े होंगे वहाँ पे मैंने आपको बताया था बजट टाइप में, तो ये जीरो बेस्ट बजट होता है। जो भी लाइब्रेरी का बजट बनाया जा रहा हो, मान लीजिए आप लाइब्रेरी में गए और आप नए हैं और आपने सोचा कि मैं नया सा लाइब्रेरी बजट बनाऊंगा और प्रीवियस ईयर का कुछ भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो उसे जीरो बेस्ट बजट कहा जाता है, यानी 29 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोठारी कमीशन रिपोर्ट इम्फेसाइज व्हिच टाइप ऑफ लाइब्रेरी, यानी कोठारी आयोग की रिपोर्ट किस प्रकार के पुस्तकालय पर जोर देती है। क्वेश्चन ये है, तो देखिए जो कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है उसी पे ये जोर देती है कोठारी कमीशन रिपोर्ट, और ये दरअसल 1964 में ये बना था और इसका रिपोर्ट जो था 1966 में इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, हु शुड एजुकेट द यूजर इन द लाइब्रेरी, यानी लाइब्रेरी में कौन यूजर को एजुकेट करता है, यानी कि यूजर एजुकेशन की हम लोगों ने बात किया था। तो लाइब्रेरियन का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो यूजर को एजुकेट करे, यानी यूजर एजुकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, लाइब्रेरियन होगा। तो 31 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउन डिवाइसेस द, मतलब कि किसके लिए है, तो बेसिकली बुक चार्जिंग सिस्टम है एक तरह का, यानी कि सर्कुलेशन सेक्शन में वर्क होता है बुक का चार्जिंग करना और डिस्चार्जिंग करना, यानी सर्कुलेशन में हम बुक का इशू कराते हैं, रिटर्न करते हैं, वही एक ब्राउनी सिस्टम है एक तरह का ये। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और न्यूयॉर्क जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग सिस्टम है वो भी एक तरह का है, जो कि भारत में 2 तरह की ये पद्धति यूज में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म में रिप्लेस द टर्म डॉक्यूमेंटेशन, यानी कौन सा ऐसा टर्म है जो डॉक्यूमेंटेशन को रिप्लेस कर देगा, यानी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रलेखन शब्द को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो देखिए 30 नंबर ऑप्शन देखिएगा तो आपको लगेगा कि अरे डॉक्यूमेंटेशन को कौन करते हैं, इन्फॉर्मेशन साइंस अपने आप में अलग है, कंप्यूटर साइंस अपने आप में, प्रोडक्शन सिस्टम अलग है। तो डॉक्यूमेंट डिलीवरी जो होता है वो डॉक्यूमेंटेशन को शब्द टर्म को रिप्लेस कर सकता है, मतलब किया जा सकता है डॉक्यूमेंट डिलीवरी से। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन इज डन इन, यानी कि सूचना का संग्रहण किसमें किया जाता है, लाइब्रेरी में किया जाता है, बिल्कुल सही है। डॉक्यूमेंट ये मैं बार बार यहाँ ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक, तो आप ध्यान में रखिएगा, ये नहीं होगा ऐसे। तो कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन इज डन इन लाइब्रेरी में, बिल्कुल लाइब्रेरी में हम इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करते हैं, यानी कि सूचना का संग्रहण करते हैं, बुक के माध्यम से करते हैं, डिजिटल फॉर्मेट में करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन सेंटर यानी डेसीडॉक, नेस्डॉक, इंसडॉक, इस जितने तरह के डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है वहाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इन्फॉर्मेशन सेंटर यानी कि आजकल के लाइब्रेरी जो है इन्फॉर्मेशन सेंटर में तब्दील होते जा रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन सेंटर में भी हम करते हैं, यानी ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तो यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि ऑल ऑफ दीज ऑप्शन में है, डी में। तो 34 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 में कह रहा है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फॉर्मुलेटिंग कमेटी ऑफ नेशनल पॉलिसी फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इन 1985, यानी 1985 में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के लिए राष्ट्रीय नीति निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो डीपी चट्टोपाध्याय हैं, यही आंसर सही है, यानी कि उस समय
जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के लिए नेशनल पॉलिसी फॉर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के लिए बनाया गया था कमेटी, उसका ये अध्यक्ष थे यानी चेयरमैन थे डीपी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। डॉक्टर एस आर रंगनाथन कंप्लीट हिज लाइब्रेरियनशिप स्टडीज है। देखिए जब मैं लाइब्रेरी रंगनाथन जी के जीवनी पढ़ा रहा था वहाँ पे मैंने बताया था कि इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से लाइब्रेरियनशिप का कोर्स इन्होंने 1 ईयर का किया था और इनके गुरु थे शेयर्स। तो 1924 में इन्होंने ये कर लिया था। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। नालंदा इज अ डाटाबेस ऑफ लाइब्रेरी कंटेनिंग। तो मैं थ्योरेटिकल में भी नालंदा के बारे में पढ़ाया था। तो ये ऑल ऑफ होगा, ये डेटाबेस है लाइब्रेरी का, और एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, सभी टाइप के लाइब्रेरी का ये डेटाबेस है नालंदा। तो आप इसको याद रखिएगा और थ्योरेटिकल में आपने पढ़ा होगा तो आपने नोट्स में भी लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। द डिफरेंट टाइप ऑफ रेडी रेफरेंस सर्विस आर। डिफरेंट टाइप ऑफ रेडी रेफरेंस सर्विस आर यानी कि कितने टाइप के मतलब द डिफरेंट टाइप ऑफ रेडी रेफरेंस सर्विस यानी विभिन्न प्रकार के तत्काल संदर्भ स्रोत हैं। कौन कौन से? ईयर बुक है, अलमांस है, डायरेक्टरी है, हैंडबुक है, मैनुअल्स है, गाइड है, या ऑल ऑफ दीज हैं। तो देखिए ऑल ऑफ दीज जो है ये सभी जो है ये एक तरह का रेडी रेफरेंस सोर्सेस हैं। और आपको मैं बता दूं जैसे ईयर बुक है या तो ईयर में जितनी भी घटनाएं हुई है, या अलमांक है, या हैंडबुक है, डायरेक्टरीज है, ये सभी एक तरह के रेडी रेफरेंस सर्विस है। इसमें डेटा दिया हुआ है, आपको देखना है और आप अपना रिसोर्सेज यानी कि जो भी आप ढूंढना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वो आप तुरंत ले लेंगे यानी कि कम समय में। तो रेडी रेफरेंस सर्विस क्या होता है? कम समय में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है जो भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो 38 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। हु स्टार्टेड द रेफरेंस सर्विस इन इंडिया। यानी रेफरेंस सर्विस इंडिया में किसने स्टार्टेड किया? तो इसको स्टार्ट किया एस आर रंगनाथन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द मेथड फॉर कंडक्टिंग यूजर स्टडीज इज। यानी कि उपयोगकर्ता अध्ययन करने के लिए तरीकों में से एक है। देखिए बहुत सारे तरीका होते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो कन्वेंशनल तरीका होता है, इनडायरेक्ट तरीका होता है। इनडायरेक्ट में एनालिसिस होता है और फिर आपको फीडबैक के थ्रू उनका मतलब उनको फीडबैक लिया जाता है कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, आपको कुछ बात नहीं समझ में। अगर कोई व्यक्ति आया लाइब्रेरी में, अगर उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसके फीडबैक हम लेंगे और फीडबैक के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करेंगे कि इस व्यक्ति को किस पार्ट में दिक्कत है, यानी किस पोर्शन में दिक्कत है। इसको बुक ढूंढने में दिक्कत आ रही है, या इसको डिजिटल कंटेंट मतलब डिजिटल कंटेंट को ये नहीं एक्सेस कर पा रहा है, या कोई और प्रॉब्लम है। उसी के अकॉर्डिंग हम उसको यूजर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, उस यूजर को एजुकेट करेंगे। तो ये आपसे पूछा जा रहा है मेथड फॉर कंडक्टिंग यूजर स्टडी। तो देखिए मेथड में आपको साइटेशन जो एनालिसिस है ये एक तरह का मेथड होता है यूजर स्टडीज का। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और जो मेथड और भी है जिसमें कि कन्वेंशनल मेथड है और इनडायरेक्ट में एनालिसिस मेथड है और रिकॉर्डेड है, मतलब हम रिकॉर्ड रखते हैं उनका जो भी यूजर आते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें एक्सेस कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम फीडबैक लेते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस किया था मतलब कि जब हम लोग यूजर एजुकेशन पढ़ रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। द लाइब्रेरी एसोसिएटेड विद द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज। यानी कि शैक्षिक संस्थान से संबंध पुस्तकालय हैं। कौन से पुस्तकालय हैं? तो एकेडमिक लाइब्रेरी है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42। The arts of collection, recording, preserving and making use of document quickly is। यानी कि दस्तावेज के संग्रहण, रिकॉर्डिंग, संरक्षण और उपयोग की कला है। यानी कि क्विकली उसे आप अगर एक्सेस कर पाते हैं, उसको क्विकली यूज कर पा रहे हैं, मतलब कि एक कलेक्शन को रिकॉर्डेड प्रिजर्विंग जो भी डॉक्यूमेंट है वो, तो आपको क्या कहलाएगा वो एक तरह का। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है डॉक्यूमेंट, आंसर यही डॉक्यूमेंट होगा। यानी कि बेसिकली जो नेटवर्किंग है वो आपको पता ही है, ब्राउजिंग आप सर्च करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से डिपेंडेंट। तो इसमें कोई ऑप्शन आपको दिख भी नहीं रहा था और ऐसे ही इसका आंसर डॉक्यूमेंटेशन होगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको ऑप्शन से भी करेक्ट करने होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको समझ डेवलप हो रहा है कि जो भी हमारे पास कलेक्शन है, रिकॉर्डिंग है, प्रिजर्विंग है और जो भी डॉक्यूमेंट है उन सबको तो हम डॉक्यूमेंटेशन ही कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। Who was the chairman of UGC Library Committee reported in 1959। यानी कि जो 1959 की UGC लाइब्रेरी कमेटी रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में पेश की गई थी? तो ये की गई थी फर्स्ट है डॉक्टर एस आर रंगनाथन। तो एस आर रंगनाथन के अध्यक्षता में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये बेसिकली कमेटी जो 1956 में और अपना रिपोर्ट पेश किया था 1965 में।
आई थिंक ये 1959 जो है, उतने डेट याद करने का कोशिश मत कीजिएगा, बस आप याद रखिएगा कि जो मेन है जैसे रंगनाथन जी का है और कुछ कुछ मेन लोगों का है, वही डेट आपको लिए उपयोग के लिए होता है। नेक्स्ट है यूजर इज, एक उपयोगिता क्या है, एक क्लाइंटेले है, बिल्कुल सही है, पेट्रॉन्स है, बिल्कुल सही है। अ पर्सन हु यूटिलाइज द इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज ऑफ द लाइब्रेरी, द सर्विस एंड प्रोडक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डराइव बेनिफिट फ्रॉम देम, यानी एक व्यक्ति जो पुस्तकालय को सूचना संसाधनों का उपयोग करता है, एक सूचना प्रणाली और व्युत्पत्त सेवा और उत्पादों को लाभ उठाता है, बिल्कुल वैसा व्यक्ति को हम यूजर कहते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। यूजर एजुकेशन हैज मेन टू कंपोनेंट, यानी कौन कौन सा कंपोनेंट है, ओरिएंटेशन एंड इंस्ट्रक्शन, यानी विन्यास और निर्देश। ये मैंने आपको यूजर एजुकेशन में बताया भी था, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी मैंने एक क्वेश्चन कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजेरियल स्किल आर द टेक्निकल स्किल, कंसेप्चुअल स्किल एंड द ह्यूमन स्किल, बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक मैनेजर है तो उनमें क्या क्या स्किल होना चाहिए, उनके टेक्निकल स्किल होना चाहिए, कंसेप्ट भी होना चाहिए, ह्यूमन स्किल मतलब मतलब ह्यूमन स्किल मतलब होता है बिहेवियर, तो उनका बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड है, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, यानी 46 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है एक्रोनियम फॉर 7 मैनेजमेंट फंक्शन इज पोस्ट कॉर्प। पोस्ट कॉर्प के मैंने बारे में बताया था आपको, पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेटिंग एंड द रिपोर्टिंग। तो ये हम लोगों ने लाइब्रेरी मैनेजमेंट में पढ़ा था, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बीइंग आंसरेबल फॉर द रिजल्ट वन वंस एक्शन इज, यानी किसी के कार्यों पर परिणाम के लिए जवाबदेह होना क्या कहलाता है। देखिए ये थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जामिनर ने पूछा है तो एग्जाम में डालना होता है कि आपको ऐसी भी क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना होगा। तो देखिए किसी के कार्यों पर परिणामों के लिए जवाबदेह होना क्या कहलाता है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। तो देखिए ये जिम्मेदारी कहलाती है, अगर मतलब कोई भी काम है उस पर अगर आपकी जवाबदेही है तो क्या हुई, आपकी वो जिम्मेदारी है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी 48 का सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी MIS प्रोवाइड ऑल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि प्रबंधन सूचना प्रणाली के सभी प्रकार की जानकारी प्रदान करता है क्या, निर्णय निर्माण के लिए, यानी कि जितने भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है उसी इंफॉर्मेशन के तहत आप डिसीजन मेकिंग, यानी कि आप में डिसीजन मेकिंग क्षमता डेवलप हो गई, यानी कि आप में कैपेबिलिटी डेवलप हो गई कि आप डिसीजन ले पाएँ। और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन से है, उचित दिशा यानी प्रॉपर डायरेक्शन से है, प्रिपरेशन ऑफ बजट, ये सब आपको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 3 कार्ड सिस्टम इंक्लूड, ये 3 कार्ड सिस्टम हमने पढ़ा था, रजिस्टर कार्ड, चेक कार्ड एंड क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 50 का ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों होता है, ये 3 कार्ड सिस्टम में तीनों इंक्लूड होता है और ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलर चार्जिंग सिस्टम इन इंडिया लाइब्रेरी आर, यानी भारतीय पुस्तकालय में लोकप्रिय चार्जिंग सिस्टम क्या है। चार्जिंग मीन्स द सर्कुलेशन सेक्शन में यूज होता है बुक को इशू और रिटर्न करने के लिए। तो ब्राउन चार्जिंग सिस्टम और न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम ये काफ़ी पॉपुलर है और भारत में यही दोनों यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डेविड चार्जिंग सिस्टम भारत में बहुत नामान के समझिए नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। द पीरियडिकल इवोल्यूशन ऑफ ए एम्प्लॉय इज डन बाई, यानी कि किसी कर्मचारी का आवधिक मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि उस एम्प्लॉय को आपको ये मूल्यांकन करना है कि वो कैसा काम कर रहा है। तो क्या उसको नौकरी रोटेशन से, कार्य गाइड से, बिल्कुल नहीं। क्या उसका रिफ्रेशर कोर्स, उसने क्या कोर्स किया है, उससे नहीं। उसके परफॉर्मेंस अप्रेजल से, यानी कि प्रदर्शन मूल्यांकन के द्वारा हम ये एवेलुएट कर पाएंगे एम्प्लॉय को कि वो कैसा कर्मचारी है आपके लाइब्रेरी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन ऑफ द मेथड ऑफ फाइनेंशियल एस्टिमेशन इज, यानी कि इसमें से कौन सा मेथड है फाइनेंशियल एस्टिमेशन के लिए, मतलब फाइनेंशियल एक तरह से अनुमान लगाने के लिए। तो प्रोग्रामेबल मेथड, जीरो बेस्ड मेथड, परफॉर्मेंस मेथड, प्री कैपिटा मेथड। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए मिनिमम अमाउंट पर हेड इज फिक्स व्हिच इज कंसिडरेबल इसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सर्विस। तो इससे क्या मतलब हुआ, देखिएगा फाइनेंशियल एस्टिमेटेड मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक मिनिमम अमाउंट पर हेड, यानी कि जितने भी लोग हैं, जितने भी लाइब्रेरी के यूजर हैं, उसमें पर हेड एक तय करते हैं, जिससे हम लाइब्रेरी के जो इसेंशियल सर्विसेज हैं उसको हम
एक बेटर वे में प्रोवाइड कर सके, उसी को हम पर कैपिटा मेथड कहते हैं। पर कैपिटा मतलब पर व्यक्ति पर कितना कैपिटल यानी अपने अमाउंट यानी कैपिटल का हम एक्सपेंड करना चाहते हैं, मतलब खर्चा करना चाहते हैं, तो वही होता है वन ऑफ द मेथड इज फाइनेंशियल एस्टिमेशन, यानी कि एक तरह का मेथड है पर कैपिटा मेथड, जिसके तहत हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे लाइब्रेरी में अपने लाइब्रेरी के जितने भी सर्विसेज हैं उनको एक बेटर वे में प्रोवाइड करने के लिए हमें मिनिमम पर हेड कितना खर्चा करने की आवश्यकताएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी रिसीव देयर फंड फ्रॉम, यानी कि यूनिवर्सिटी जो लाइब्रेरी है वो अपना फंड कहाँ से यानी धन कहाँ से प्राप्त करती है। तो यूजीसी बिल्कुल, स्टेट्स गवर्नमेंट बिल्कुल, स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल, बोथ ऑफ द एबव यानी दोनों, ए बी बिल्कुल, ए बी दोनों करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। पोस्ट कॉर्ब इज, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जीरोग्राफी और प्रोसेस इज कैटेगराइज अंडर तो रिफ्लेक्स मेथड के अंदर में ये कैटेगराइज किया जाता है। 56 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा इसमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप गूगल भी कीजिएगा, ठीक है, मैं भी कर लूँगा कि जीरोक्सोग्राफी में मतलब कि ये 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया गया है। हालांकि सिलेबस हम लोग का नहीं है तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और जितना भी अभी तक सिलेबस देखे हैं उसमें जीरोक्सोग्राफी वगैरह का नहीं जिक्र किया गया है, इसीलिए मैंने इसको पढ़ाया भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ एब्रॉड इज, यानी आप स्टडी एब्रॉड करने जाते हैं तो आपके पास मतलब कि इंसाइक्लोपीडिया है। अगर मान लीजिए कोई बुक है उस पर लिखा है द स्टडी ऑफ एब्रॉड, और वो बुक रिप्रेजेंट क्या करता है, इंसाइक्लोपीडिया को रिप्रेजेंट करता है, ईयर बुक का रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्टरी को करता है कि हैंड बुक को करता है, यही पूछा गया है। तो 57 का डी यानी हैंड बुक, ये वो हैंड बुक है एक तरह के जो एब्रॉड में स्टडी करने के लिए जो बेसिक आपको फंडामेंटल रूल्स चाहिए, जो आपको कॉलेजेज यूनिवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए, वो चीज़ें के बारे में वहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। तो वो एक तरह का हैंड बुक है। और ईयर बुक क्या होती है, ईयर वाइज पब्लिश होती है। लेकिन स्टडी ऑफ एब्रॉड का मतलब होगा कि आप स्टडी ऑफ एब्रॉड ऐसा नहीं कि इसी साल के लिए आपको जाना, अगला साल के लिए वो बुक काम आएगा। जितने यूनिवर्सिटी हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन है, उनकी लिस्टिंग है आपका। जैसे मेडिकल करने जाते हैं तो आपको मेडिकल अमेरिका में करने जाते हैं, रशिया में करने जाते हैं, चाइना में करने जाते हैं, तो आप उसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे जिस कॉलेज को MCI यानी भारत का जो MCI है उसने उसके वेबसाइट पे वो लिस्टेड है, उसको मान्यताएं दे रखा है वो कि आप वहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, MCI का फुल फॉर्म होता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और ये दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। भारत में मेडिकल एजुकेशन का पूरा रेगुलेशन और कंट्रोल MCI के पास है, आप इस बात का ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। व्हिच इंडियन यूनिवर्सिटी फर्स्ट स्टार्टेड MPhil कोर्सेस, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये मैंने आपको पढ़ाया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसको स्टार्ट किया था। तो 58 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। एक्सेशन नंबर मीन्स, एक्सेशन नंबर इज द कॉल नंबर ऑफ बुक, बिल्कुल नहीं। देखिए एक्सेशन नंबर इज द यूनिक नंबर फॉर बुक इनसाइड अ पर्टिकुलर लाइब्रेरी। सभी लाइब्रेरी में इंडिविजुअल सभी बुक के लिए एक यूनिक एक्सेशन नंबर होता है, और उसी से उस बुक का यूनिकनेस यानी कि पता चलती है। तो आपको किसी एक ही बुक का मतलब कि कहने का मतलब है कि कभी भी किसी भी लाइब्रेरी में किसी एक सिंगल बुक का यूनिक आपका एक्सेशन नंबर होगा, लेकिन जो कॉल नंबर होता है, बुक नंबर होता है, वो कई बुक का एक ही कॉल नंबर बुक नंबर हो सकता है। जैसे कि अगर मेरे लाइब्रेरी में मान लीजिए 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एक बुक है, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो अगर ये इसका 5 कॉपी है या 6 कॉपी है, मतलब कि ये बुक है और एक ही बुक नहीं है, इसका 10 हमारे पास कॉपी है या 6 कॉपी है, तो 6 का अलग अलग यूनिक एक्सेशन नंबर मिलता है, लेकिन इसका बुक नंबर सभी का एक हो जाएगा, क्योंकि इसका टाइटल एक है तो बुक नंबर एक हो जाएगा। इसी वजह से कहा जाता है कि जो एक्सेशन नंबर है वो यूनिक नंबर होता है। तो आप ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। हाउ मेनी डिजिट हैव इन ISSN, यानी ISSN में कितने अंक होते हैं, ये मैंने पढ़ाया था, 8 अंक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61। इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इज अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय के रूप में जाना जाता है। किसे, तो INDEST को, INDEST को ये जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्रिविएशन www स्टैंड फॉर, यानी कि www जो आप सर्च करते हैं गूगल के लिए, तो वहाँ पे आप बार बार डालते हैं www जो भी वेबसाइट है libraryscience.in या libraryacademy.in, तो वो जो एब्रिविएशन है www का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। वर्ल्ड वाइड वेब इज इनिशिएटेड बाई, यानी कि जो वर्ल्ड वाइड वेब किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था सर्न, एक कंपनी था CERN, तो सर्न के द्वारा ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट है द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ WWW, यानी WWW की स्थापना वर्ष क्या है, तो 64 का ऑप्शन नंबर ए यानी 1989 को इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। एब्रीविएशन URL स्टैंड फॉर, ये थोड़ा सा कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो URL का फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। अर्लियर नेम ऑफ OCLC वाज, तो OCLC हम लोगों ने पढ़ा था, OCLC, तो OCLC में हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा था कि इसका पुराना नाम क्या था, इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली पूरा डिटेल में हम लोगों ने देखा था। तो शुरू में तो इसका नाम था ओहियो कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, बाद में इसको ऑनलाइन नाम, ओहियो की जगह ऑनलाइन नाम हो गया, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 66 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डेवलप्ड माइक्रोकॉस्म नेटवर्क प्रोटोकॉल, तो माइक्रोकॉस्म एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है जो कि माइक्रोकॉस्म कॉर्पोरेशन ने ही डेवलप किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से यहाँ डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट डेटा नेटवर्क वाज सेटअप इन स्पेन इन, तो स्पेन में फर्स्ट डेटा नेटवर्क कब स्थापित किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए जो है 1971 ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर इज सिचुएटेड एट, कहाँ पे ये है, तो ये डब्लिन ओहियो USA में ये है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 यानी 70। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर इज ऑल्सो नोन एज, यानी मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर अब नाम हो गया है, यानी OCLC का ही नाम हो गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ OCLC, यानी OCLC की स्थापना कब की गई, तो OCLC की स्थापना की गई 1967 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ओपेक स्टैंड फॉर, यानी कि ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ओपेक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑनलाइन डेटाबेस है एक तरह का जो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, सभी लाइब्रेरी अपने ओपेक तैयार करती है, सारे सॉफ्टवेयर में ओपेक की फैसिलिटी होती है, लाइब्रेरी जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें भी अवेलेबल होता है ये सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। व्हाट डज ISBD स्टैंड फॉर, ISBD का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 73 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ISBD का फुल फॉर्म इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, एक तरह का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ये तय करती है कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी आपको बिब्लियोग्राफिक मतलब कि बिब्लियोग्राफी का डिस्क्रिप्शन तैयार करना है, यानी कि कैटालॉगिंग रूल को फॉलो करना है, तो वो एक तरह का स्टैंडर्ड इन्होंने बना रखा है, उसी पे आपको काम करना होगा। अदरवाइज लोगों को दिक्कत होगा एक जगह से दूसरे जगह जाने में। अगर आप इंडिया के हैं और यहाँ पे बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन लिखने का अलग तरीका है और इंग्लैंड का अलग तरीका है, तो आप यहाँ से जब इंग्लैंड मूव करेंगे तो वहाँ के लाइब्रेरी को एक्सेस करना आपके लिए मुश्किल होगा। इसी वजह से एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट तैयार किया गया है और ISBD के ऊपर हमने स्पेशल लेक्चर बना रखा है, वो आप देखिएगा, आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखिएगा कि इसमें सभी क्वेश्चंस जो 90% क्वेश्चन है वो मैंने कराया हुआ है और थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो बचे हैं वो ऑब्जेक्टिव में हम लोग कर ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। सॉल्व सॉफ्टवेयर फॉर लाइब्रेरी इज डेवलप्ड बाई, यानी सॉल्व सॉफ्टवेयर को किसने डेवलप किया है, तो सॉल्व सॉफ्टवेयर को आपको पता है इन्फिनिबनेट गांधीनगर जो गुजरात में पड़ता है वहाँ के सेंटर है, UGC का ही एक प्रोजेक्ट है इन्फिनिबनेट, उसने डेवलप किया है। नेक्स्ट है एब्रीविएशन सॉल स्टैंड फॉर, यानी सॉल का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको बताया भी था सॉल पढ़ाते वक्त इसको कलर करके कि S से होता है सॉफ्टवेयर, यानी SO से सॉफ्टवेयर, U से यूनिवर्सिटी, L से लाइब्रेरी, यानी सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 कहता है द ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर फॉर CDS ISI सॉफ्टवेयर फॉर लाइब्रेरी इन इंडिया इज, यानी भारत में पुस्तकालयों के लिए CDS ISI सॉफ्टवेयर के लिए अधिकृत वितरक कौन है, यानी कौन डिस्ट्रीब्यूट करने का लाइसेंस भारत में है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी ईस्टॉक, जिसका अब नाम हो गया है निष्केयर, बाद में अब नाम चेंज और फिर हो गया है आपको 21 जनवरी 2021 को, और यानी 2021 को अब नाम हो गया है NISCPR, निष्केयर का नाम वो बदल गया है, आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। व्हाट डज लिप्सी स्टैंड फॉर, यानी लिप्सी का मतलब कि क्या मतलब है, तो लाइब्रेरी सिस्टम इसका मतलब है। देखिए यहाँ लाइब्रेरी सर्विस भी है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये लाइब्रेरी सिस्टम है एक तरह का,
तो 77 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए लाइब्रेरी लिप्सी से मतलब ऐसा हुआ कि लाइब्रेरी सर्विस मतलब प्रोवाइड करने के लिए ही तो है। देखिए लाइब्रेरी सर्विस अलग चीज़ होता है, लाइब्रेरी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो अलग होता है। तो लाइब्रेरी में जो सर्विसेज हैं उसको प्रोवाइड करना लाइब्रेरी सर्विस कहलाता है, लेकिन लाइब्रेरी को ऑटोमेट करना यानी ऑटोमेशन लाना वो लाइब्रेरी सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है। तो लाइब्रेरी सिस्टम सॉफ्टवेयर है लिप्सी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 कहता है हु लॉन्च द लिप्सी सॉफ्टवेयर फॉर लाइब्रेरी इन इंडिया, किसने किया? तो ये इन्फोटेक कंसल्टेंट कंपनी है, ये गुड़गांव की कंपनी है और एनसीआर में पड़ती है दिल्ली के बगल में, और एनआईसी के साथ मिलकर इन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISDS स्टैंड फॉर, यानी ISDS का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, मतलब पूछा गया है कि क्या होता है। तो इंटरनेशनल सीरियल्स डेटा सिस्टम को ISDS कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर इज लोकेटेड एट, यानी कि देखिए इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सुन के आपको हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए एग्जाम में, तो इसलिए घबराना नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, ऑप्शन देखना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन छोड़ने हैं। तो देखिएगा इंफॉर्मेशन से INF, इंफॉर्मेशन से INF हो, तो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क से जैसे कि आप इनफ्लिव नेट, तो इनफ्लिव नेट आप लिखते हैं तो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क यही तो होता है। तो ये अहमदाबाद में है, यानी कि गांधीनगर गुजरात में पड़ता है, अहमदाबाद का सटा हुआ, इसमें तो वो ऑप्शन ही नहीं था, तो इसलिए अहमदाबाद इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि UGC इज डेवलप्ड अ लाइब्रेरी नेटवर्क, जो UGC ने लाइब्रेरी नेटवर्क डेवलप किया है उसका क्या नाम है? उसका नाम है इनफ्लिव नेट, यानी 81 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क इनफ्लिव नेट को UGC ने डेवलप किया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, इनफ्लिव नेट स्टैंड फॉर, वहीं आ गया इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, व्हाट डज इरनेट स्टैंड फॉर। देखिए ये जो पेपर है एग्जामिनर इतना कंजूस है, एक ही क्वेश्चन को दो बार दिया है, कई बार क्वेश्चन को रिपीट किया है, तो एग्जामिनर थोड़ा सा कंजूस है, वो क्वेश्चन सेट नहीं करना चाहता है। ऐसा एग्जामिनर आपको मिल जाए तो एक ही टॉपिक पढ़े हुए 2 बार क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे यही क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है, UGC इनफ्लिव नेट है, यहाँ भी इनफ्लिव नेट है, आपने एक इनफ्लिव नेट के बारे में पढ़ा है तो 3-4 क्वेश्चन आपको बन रहा है। तो यही है आपके टॉपिक पढ़ने का फायदा कि आप सभी टॉपिक को पढ़िए, पता नहीं किस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन पूछ दिया जाए, किसी टॉपिक से एक भी ना पूछा जाए। व्हाट डज इरनेट स्टैंड फॉर, यानी इरनेट का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ये इरनेट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। जब हमने कुछ अदर लाइब्रेरी नेटवर्क के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे इरनेट के बारे में मैंने आपको बताया था, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। देखिए फिर इनफ्लिवनेट का ईयर पूछा गया कि कब डेवलप किया गया था, 1991 में डेवलप किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, सीरियस ISI सॉफ्टवेयर फॉर लाइब्रेरी रिटन इन, मतलब किस भाषा में, मतलब जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पूछा गया कि किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये डेवलप किया गया था, तो पास्कल लैंग्वेज में डेवलप किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसको यूनेस्को ने डेवलप किया था और इसी सीरियस ISIS के ऊपर भी एक और क्वेश्चन पूछे गए थे ऊपर, सीरियस ISIS सॉफ्टवेयर फॉर लाइब्रेरी वाई डेवलप्ड बाई, देखिए फिर आ गया यूनेस्को ने डेवलप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइलिवनेट स्टैंड फॉर, यानी माइलिवनेट, तो मैंने आपको लाइब्रेरी इंडियन लाइब्रेरी नेटवर्क के जब बारे में पढ़ाया था तो मैंने पढ़ाया था आपको कि जितने भी जैसे कैलिवनेट तो कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क और माइलिवनेट यानी कि मद्रास लाइब्रेरी नेटवर्क, तो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। वही क्वेश्चन यहाँ पे फिर रिपीट होता रहा है, तो मद्रास लाइब्रेरी नेटवर्क इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट डज EDP स्टैंड फॉर, यानी EDP का फुल फॉर्म क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCST इज सिचुएटेड इन, यानी कि NCST कहाँ पे स्थित है, तो ये न्यू दिल्ली में स्थित है। देखिए एक होता है जनरल टर्म में बात की जाती है NCST की, तो वो होता है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइबल, लेकिन यहाँ पे NCST का मतलब होता है नेशनल सेंटर, लिख लीजिए इसका फुल फॉर्म, नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। तो नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बेसिकली नीसेट के अंडर में काम करता है ये, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। सीडी रोम ऑडियो वर्जन वाज डेवलप्ड इन, जो सीडी रोम था यानी कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, तो ये सीडी रोम है, ये इसका ऑडियो वर्जन जो था ये कब डेवलप किया गया था? ये डेवलप किया गया था 1984 में, ऑप्शन नंबर बी 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडी डॉट, एक सीडी रोम होता है, एक डीओडी होता है, सीडी डीओडी, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ये ऑप्टिकल डिस्केटे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है, यानी कि कम्पैक्ट डिस्क डिजिटल ऑप्टिकल डिस्केटे, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, सीडी रोम ऑडियो विजुअल, हमने शुरू में ऑडियो देखा था 1984 में डेवलप हुआ था, अब ये पूछा जा रहा है कि सिर्फ ऑडियो विजुअल वर्जन वाज इंट्रोड्यूस इन, ऑडियो विजुअल वर्जन कब इंट्रोड्यूस हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए यानी 1983 में डेवलप किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी रोम डिजिटल वर्जन वाज प्रिपेयर इन द ईयर, यानी कि इसका डिजिटल वर्जन कब आया? तो इसका डिजिटल वर्जन आया 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट डज सीडी रोम स्टैंड फॉर, यानी सीडी रोम का क्या फुल फॉर्म है? तो रीड ओनली मेमोरी और कम्पैक्ट डिस्क, तो आपको ऑप्शन सही दिख जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेलनेट, डेलनेट की स्थापना यानी दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के रूप में हुआ था, बाद में इसे डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से तब्दील कर दिया गया, नाम बदल दिया गया, नाम चेंजेस कर दिया गया डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से, पहले था दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। तो इसकी स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी स्थापना 1988 में हुई, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और देखिए यहाँ दो ऑप्शन है 1988, तो बाई मिस्टेक हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक हुआ मुझसे ही, तो आप ध्यान में रखिएगा 1988 में ये क्वेश्चन मतलब आंसर एक ही है, कोई एक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेलनेट स्टैंड फॉर, डेलनेट का इन्होंने फुल फॉर्म पूछा है, तो दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क भी दे रखा है, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क भी दे रखा है, तो हम कौन सा फॉलो करेंगे? हम लेटेस्ट वाला करेंगे, यानी जो अब नया नाम है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, इसको हम करेक्ट मानेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। शुरू में दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क करेक्ट था, लेकिन बाद में नाम चेंज हो गया है, अब जो नाम है उसी को सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ डेलनेट वाज, यानी डेलनेट का फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे? तो डेलनेट का फर्स्ट डायरेक्टर था HK कॉल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, द टर्म हाइपरटेक्स्ट वाज फर्स्ट यूज बाई, हाइपरटेक्स्ट शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया, कब किया? तो ये बेसिकली 1965 में किया गया था, और इसको करने वाले थे टेड नेल्सन। हाइपरटेक्स्ट का यूज इन्होंने सबसे फर्स्ट में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TCP/IP इज अ टाइप ऑफ, ये क्या है? एक तरह का एक ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है, ध्यान रखिएगा, जो TCP/IP है एक ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है, और एक तरह का इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। इसका देखिएगा फुल फॉर्म होता है T से ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ठीक, और IP से इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यह नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, एब्रीविएशन ऑफ TCP/IP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, सॉरी इसका फुल फॉर्म तो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, और IP से इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, लेकिन ये होता क्या है? एक तरह का ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है, डेटा ट्रांसमिशन में हेल्प होता है। इसके बारे में हम लोग TCP/IP के बारे में कंप्यूटर के में पढ़ेंगे हम लोग, तो अभी तक लेक्चर नहीं हुआ है, लेकिन वो हो जाएगा तुरंत। तो ये था आपका 100 क्वेश्चन, और आई थिंक आपको यहाँ पे 100 लिखना चाहिए। तो ये 100 नंबर क्वेश्चन था, और आपको टोटल 100 क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किया था, और काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, 1 आवर 10 मिनट के आसपास, 1 आवर 5 मिनट से अबव हो गया। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके प्रिपरेशन के लिए, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, तो आपको एक आइडिया लगा होगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वही चीज़ आपको पूछा जा रहा है, और थोड़ा सा 10% का चेंजेज है, तो वो हम लोग MCQ में डिस्कशन कर ही रहे हैं। और साथ साथ में जो लोग भी कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी तक नहीं किए हैं, आपके अगर कोई फ्रेंड है तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो, और रिकमेंड कर सकते हैं। आपको टेस्ट सीरीज, MCQ और थ्योरेटिकल पोर्शन भी आपको मिल ही रहा है, तो आई होप आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट मैं कर दूंगा, और मुझे उम्मीद है कि मैं तुरंत आपका सिलेबस कंप्लीट करूंगा। और जो भी MCQ और डिस्कशन है आने वाले समय में हम लोग टॉपिक वाइज भी MCQ करेंगे, और ओवरऑल जो मिक्स होता है, जो एग्जाम पैटर्न पे होता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ साथ टॉपिक वाइज भी कोशिश करेंगे कि हम लोग टॉपिक वाइज भी 20-20 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन, जिस टॉपिक पर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक ओवरऑल आपका मतलब प्रिपरेशन हो जाएगा। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आपका सिलेक्शन होना, और कुछ मतलब नहीं है कि अगर आपका सिलेक्शन होता है उसके लिए मुझे MCQ बनाना पड़ रहा हो, या मुझे टॉपिक वाइज बनाना पड़ रहा है, या मिक्स क्वेश्चन बनाना पड़ रहा है, या 10 साल का क्वेश्चन पेपर हमें डिस्कशन करना पड़ रहा है, तो हम सब कुछ करेंगे। लेकिन आप अच्छे से पढ़िए, आप पूरा चीज़ों को याद कीजिए, और
ये देखिए मैं याद कर सकता हूँ, मुझे सब कुछ पता हो सकता है, तो आपको भी हो सकता है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। बस आपको कभी ये सब चीज़ें डेटा मिली नहीं है। आपको सभी डेटा मिला होता, आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिला होता, तो शायद आप भी ये चीज़ें कर चुके होते। तो आपको राइट टाइम पे राइट चीज़ें नहीं मिली है। अगर आपके राइट टाइम है, अगर आप बीडी से करे हुए हैं या 1 साल हुआ है, तो आपके लिए बेस्ट राइट टाइम है। और आपने पहले कर चुका है लेकिन आपने नहीं पढ़ा है, तो आपके लिए बेस्ट मौका है कि इतने कम प्राइस में, यानी बेस्ट कहें प्राइस में, आपको इतने अच्छे आपको MCQ थ्योरेटिकल सब कुछ मिल रहा हो, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। अपने फ्रेंड को बता देना चाहिए। अगर आपने अभी तक फ्रेंड को नहीं बताया तो बता दीजिए। और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए कोर्सेज को। और आई होप आपका तैयारी अच्छा जाए, और आपका आने वाले जो एग्ज़ाम है, कोरोना वायरस के बाद जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके लिए आप तैयार रहें और आप पूरा फुल पोटेंशियल के साथ तैयार रहें, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई एलिमिनेट ना कर पाए। यानी कि आपको फर्स्ट लाने का मत सोचिएगा, नहीं तो टेंशन होती है। बस ये सोचिएगा कि टॉप 10 में हमको मतलब कि आपको बेस्ट अपना देना है। बस ये मत सोचिएगा हमको फर्स्ट आना है। अगर फर्स्ट आने का सोचने लगे तो आप स्ट्रेस में चले जाएंगे। स्ट्रेस में जाने का मतलब वो एक भी टॉपिक छूटेगा ना, तो आपके मन में आएगा अरे मैं टॉपर कैसे बनूंगा। तो ये एक स्ट्रेस क्रिएट करता है। इसलिए कभी टॉपर बनने का कोशिश मत कीजिए, अगर स्ट्रेस लेना नहीं है तो। अगर हाँ आप टॉपर बनने का रात दिन सोचिएगा फिर स्ट्रेस होता है, तो मैं भी अपने स्टूडेंट को हमेशा कहता हूँ कि आपको टॉपर बनने का कभी नहीं सोचना। आपको बेस्ट देना है, आपको जितना हो सकता है हो सके आप टॉप कर जाएं। लेकिन ज़्यादा आपको नेगेटिविटी को दूर करना है और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट रखना है। कोरोना के बाद आपका सारे एग्जाम होंगे, और जो भी एग्जाम होंगे उसमें आपको जो स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं उनका सभी का सिलेक्शन होगा। और जो भी बन सकता है मेरे तरफ से थ्योरेटिकल MCQ, टॉपिक वाइज MCQ, जो भी बन सकता है वो सब मैं आपको करने के लिए तैयार हूँ, मैं कर भी रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।